स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS एकेडमी। आज के यूपीएससी एक्सप्लेन्ड के लेक्चर में हम असम फ्लड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि असम में अभी फ्लड्स का सिचुएशन है। वैसे तो जो फ्लड्स हैं ये वहाँ पे एक एनुअल चीज है कि हर साल वहाँ पे फ्लड्स आते ही आते हैं। एंड इवन ये भी बोला जाता है कि फ्लड्स जो एनुअल है वहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो जो है सेडिमेंट्स लेके आते हैं एंड जो फर्टाइल प्लेन्स हैं यहाँ पे वो उन फ्लड्स की वजह से ही हैं। लेकिन किसी किसी साल हम देखते हैं कि वहाँ पे फ्लड्स की वजह से जो डिस्ट्रक्शन है वो एक्सेसिव है। जब 2012 में असम में फ्लड्स आए थे तो असम गवर्नमेंट को 3200 करोड़ का जो है वो नुकसान हुआ था। ठीक है, तो अब हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि असम में फ्लड्स आने का रीजन क्या है। पहले तो अगर आप ज्योग्राफी के एंगल से देखें, यहाँ पे यू सी यहाँ पे ग्रेटर हिमालयन रेंज है। ठीक है, ये जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे है मिडिल हिमालयाज एंड देन वी हैव शिवालिक रेंज। ठीक है, और यहाँ पे जो है पूर्वांचल है। ठीक है, बीच में जो ये एरिया बचता है ये जो है हमारे पास बेसिकली असम का जो प्लेन एरिया है वो इसका लार्जर पार्ट है। तो यहाँ पे अब इशू क्या है कि ये जो रेंजेस है इनका एलिवेशन जो है वो काफी ज्यादा हाई है। आराम से यहाँ पे 4 से 5 किलोमीटर जो है अबव सी लेवल का यहाँ पे एलिवेशन है। और अगर आप असम की बात करें तो यहाँ पे जो अबव सी फ्लोर है वो है सी लेवल से अराउंड 100 या 150 मीटर। तो इतना ज्यादा एलिवेशन का फर्क है। ठीक है, तो ये यहाँ का मेन ज्योग्राफी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, ब्रह्मपुत्र जो है वो आंगसी ग्लेशियर से यहाँ से निकलता है। ठीक है, यहाँ पे इसको यारलंग सांगपो बोलते हैं और ये पूरा यहाँ पे एरिया ट्रेवल करके नामचा बरवा से टर्न लेता है। ठीक है, और यहाँ पे टर्न लेता है तो बहुत ही ज्यादा हाई एलिवेशन से, तिब्बत प्लेटू से हाई एलिवेशन से ये नीचे की तरफ आता है काफी लो एलिवेशन पे। तो बहुत ज्यादा जो उसका स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई होता है व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू अरुणाचल प्रदेश, देन इट टेक्स अ टर्न एंड फिर ये जो असम प्लेन्स है वहां पे एंटर कर जाता है। तो फिर एक तो इस टाइम पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे होते हैं गर्मियों के टाइम पे, ऊपर से मॉनसून भी आता है। ठीक है, तो जिसके कारण जो डाउन स्ट्रीम है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे सुबनसिरी, कामेंग, बेकी, संकोश, मानस, ये भी जो है ब्रह्मपुत्र में अपना वाटर ऐड करती हैं, जिसकी वजह से जो पानी है उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे एनुअली फ्लड्स का सिचुएशन आता है। तो ये फ्लड्स तो हर साल आते ही रहते हैं। तो बीच बीच में किसी साल क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन अब जो है वो बढ़ना शुरू हो गया हुआ है और उसके बढ़ने के मल्टीपल रीजंस हैं और उसमें ज्यादातर जो है क्लाइमेट चेंज और मैन मेड जो रीजंस हैं वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर एक और चीज जो न्यूज में है असम फ्लड में, एक तो डिस्ट्रक्शन होता है, एनिमल लाइफ का डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है और उसके बाद पोबितोरा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे जो एनिमल लाइफ है उसे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। नॉर्मली पहले क्या होता था, काजीरंगा नेशनल पार्क में भी जब पानी तो हर साल आता ही है तो जो एनिमल्स हैं वो हायर एलिवेशन पे मूव कर जाते थे। ठीक है, कार्बी ओंगलोंग वाली साइड जो है वहां पे मूव कर जाते थे हायर एलिवेशन पे। एंड जो है ये भी बोला जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके लिए एनुअल फ्लडिंग जो है ये अच्छी चीज है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि एक तो कई बार इतने ज्यादा इंटेंस फ्लड्स आ जाते हैं कि 2012 में भी ऐसे हुआ था कि देयर वाज नो स्पेस लेफ्ट इन द नेशनल पार्क इवन हायर एलिवेशन पे जाने के लिए। दूसरा, यहाँ पे नेशनल हाईवे 37 आ जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क और कार्बी ओंगलोंग के बीच में। तो अब वहां पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत सारे जानवर जो हैं इस रोड पे ट्रैफिक की वजह से जो ट्रैवल करके दूसरी साइड नहीं जा पाते। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान होता है वहां पे। तो ये मेजर रीजंस हैं। उसके अलावा और अब हम रीजंस देखें, एक तो रेनफॉल बहुत ज्यादा है मॉनसून में, वहां से कंट्रीब्यूशन, वहां के रिवर से कंट्रीब्यूशन, और फिर इतनी हाई एलिवेशन से आता है बहुत ज्यादा सेडिमेंट लेके आता है। नॉर्मली ये सेडिमेंट जो है वहां पे फर्टाइल प्लेन्स प्रोवाइड करता है, लेकिन अब जिस साल ज्यादा फ्लडिंग होती है तो फिर ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आता है। फिर ब्रह्मपुत्र जो है इसका कोई भी एक स्टेबल जो है मूवमेंट नहीं है। जो नेचर है इसका बहुत ज्यादा डायनामिक है जो हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर है। फिर ये अर्थक्वेक प्रोन नेचर है इस रीजन का, जिसके कारण यहाँ पे रिवर को जो है एक स्टेबल कैरेक्टर नहीं मिल पाता है।
उसके बाद मैन मेड रीजंस जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस एनुअल फ्लडिंग को इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बना दिया गया है। हैबिटेशन है वहां पे कहीं पे भी, और वहां पे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन जो है वहां पे उसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है, तो उससे ज्यादा सेडिमेंटेशन जो है और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण असम फ्लड्स जो है हर साल जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या इतना कुछ इतने सालों से हो रहा है, क्या गवर्नमेंट ने इसको कुछ करने रोकने के लिए किया है? तो हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसने एम्बैंकमेंट्स ही बनाए हैं। ठीक है, अब उससे पहले हम थोड़ा सा काजीरंगा नेशनल पार्क का भी देख लेते हैं कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बोला जाता है कि जो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं ब्रह्मपुत्र के वो इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, क्योंकि जो काजीरंगा है इट इज सेंटर्ड अराउंड द रिवर ओनली। हर साल काजीरंगा की जो वाटर बॉडीज हैं उन्हें रिप्लेनिश करता है, जो हर साल फ्लड का पानी है। ठीक है, वहां पे जो इस टाइम पे वेटलैंड है, ग्रासलैंड्स है, ये सब उस फ्लडिंग के कारण ही है वहां पे। उसके बाद जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उन्हें यहाँ से निकाल देता है जो फ्लड का वाटर है। तो एनिमल्स ने भी इस फ्लड के साथ जो है एक अडेप्टेशन कर लिया था, लेकिन अब क्या है, अब एक सर्टेन लेवल से ज्यादा पानी आना शुरू हो चुका है और दे आर नॉट एबल टू ग्रेविटेट टूवर्ड्स दी सेफर एरियाज। एंड जैसे मैंने आपको NH-37 का एग्जांपल दिया, वो भी जो है नुकसान पहुंचा रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रह्मपुत्र बोर्ड जो है उसने सजेस्ट किया था कि डैम्स बनाओ और रिजर्वॉयर्स बनाओ, लेकिन प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पे कि नहीं, डैम्स और रिजर्वॉयर्स जो हैं वो इतना सारा सेडिमेंटेशन जो होगा, कुछ फायदा नहीं है डैम्स और रिजर्वॉयर्स बनाने का। उसके बाद गवर्नमेंट ने पिछले 60 साल के अंदर 30,000 करोड़ के सिर्फ एम्बैंकमेंट्स ही बनाए हैं। अब एम्बैंकमेंट्स बनाने का कुछ खास फायदा होता नहीं है कि मान लीजिए आपने डिब्रूगढ़ एरिया के अंदर एम्बैंकमेंट्स बना दिए, यहीं तक बने, यहाँ पे आके पानी जो है ज्यादा फ्लडिंग कर देता है। ठीक है, और फिर जब आप एम्बैंकमेंट्स बनाते हो तो पानी का जो लेवल है वो और राइज कर जाता है, तो फ्लडिंग को जो है रोकने की बजाय फ्लडिंग बढ़ भी जाती है एम्बैंकमेंट्स से। ठीक है, तो एम्बैंकमेंट्स का जो पॉलिसी फेलियर है हमारा बहुत बड़ा, कि हम सिर्फ एम्बैंकमेंट्स बनाते जा रहे हैं हर साल, जो कि एक टेम्परेरी प्रोविजन होना चाहिए था, हमने लॉन्ग टर्म में यही कर रहे हैं, हम क्या, हम एम्बैंकमेंट्स ही बनाते जा रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने कंसिडर किया था कि ड्रेजिंग करते हैं, डिगिंग अप करते हैं, रिवर बेड को और ज्यादा डीप करते हैं, लेकिन जितना अमाउंट का वाटर एंड सेडिमेंट आता है, आप जितना डिग करते जाओगे डीप, वो उतना वहां पे सेडिमेंट और पानी भरता जाएगा। ठीक है, प्लस इतनी वहां पे कंस्ट्रक्शन है, पानी के एरिया को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर सेडिमेंटेशन होता है और ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का एक कोई प्रॉपर एरिया तो है ही नहीं है। ठीक है, प्लस जो एनिमल लाइफ है उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब तो इतने वन हॉर्न राइनोसोरस हैं जो वो पोचर्स नहीं मारते हैं जितने हर साल फ्लड से मर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस रिवर को कन्फाइन करने की अगर हम कोशिश करें तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हर साल वहां पे जो है 50 लोगों की डेथ एनुअल फ्लडिंग में होती है, जिस साल ज्यादा नुकसान होता है वहां पे तो फिर जो है बहुत ज्यादा वहां पे नुकसान होना शुरू हो जाता है। हर साल अगर 2-3 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है, हर साल इतनी ज्यादा इरोजन हो रही है, इतनी ज्यादा इंटेंसिफिकेशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पॉलिसी फेलियर है। तो अब इसके लिए सस्टेनेबल सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो हमें बेसिन वाइड अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। जो भी कंट्रीज है वहां पे, जैसे कि चाइना है और तिब्बत का एरिया आता है, उसके बाद भूटान है, इंडिया, बांग्लादेश, सबको मिलके एक बेसिन वाइड अप्रोच चलानी पड़ेगी कि कैसे हमें ब्रह्मपुत्र जो है, हम उसे टेम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कैसे मैनेज कर सकते हैं कि फ्लडिंग ना हो। ठीक है, इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट की जरूरत है। जो भी कंट्रीज शेयर करती हैं उसको ब्रह्मपुत्र की वाटर को, तो उन्हें मिलके जो है काम करना पड़ेगा। फिर फ्लड प्लेन जोनिंग करने की हमें जरूरत है कि जहां पे आपको पता है कि फ्लड्स का वाटर हर साल आता ही है, एक तो वहां पे आप जो है हर तरीके की कंस्ट्रक्शन, स्पेशली जो लो लाइंग एरियाज है वहां पे बैन कर दो। ठीक है, प्रॉपर हमें एरियाज को डिमार्केट करना पड़ेगा कि यहाँ पे इतना एलिवेशन होता है वाटर का, यहाँ पे इतना एलिवेशन है, यहाँ पे इतना एलिवेशन है, तो उसी हिसाब से जो है हम वहां पे हर प्रकार की कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो जो टूरिज्म को प्रमोट करना अच्छी बात है, लेकिन रैम्पेंट वहां पे रिजॉर्ट्स बन जाएंगे और आप वाटर की फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वो नहीं सही है। उसके बाद फ्लड फोरकास्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें जो विलेजेस हैं वहां पे हमें अच्छे से एक
चाइना के साथ हमें मिलके काम करना पड़ेगा कि पहले से ही फोरकास्ट हो पाए कि फ्लड है, कितना पानी आ रहा है, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, कैसे लोगों को सेफर एरियाज में मूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सोल्यूशंस है। एम्बैंकमेंट्स पे कम जोर देना चाहिए, वो सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। सो थैंक यू सो मच।